अशोक एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हूं पीके मेहता। साथियों, पिछले 2-3 दिनों से आपका ये लूसेंट का सीरीज बंद पड़ा था, पर आपको ये कंटिन्यू अब मिलेगा। किसी कारण बस ये बंद पड़ा था, पर आपको ये कंटिन्यू अब मिलने जा रहा है वीडियो। और लूसेंट की इस सीरीज में हम लोगों ने शुरू किया था आधुनिक भारत को, और आधुनिक भारत में हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक का कवर किया वो है उत्तरकालीन मुगल काल, है ना। उत्तरकालीन मुगल काल। उससे बाद हम लोगों ने किया क्या, दूसरे नंबर का जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया वो है बंगाल पे यूरोपीय कंपनी का आगमन और किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक किया कीजिए और उसे अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है। और लूसेंट का ये सीरीज चल रहा है, तो जो भी नए हैं या पुराने हैं जिनको अपना लूसेंट को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप हमारे इस वीडियो से आप उसे कवर कर सकते हैं। उसमें आप करना क्या है कि बस अपने लूसेंट को आप खोल के रख लेना है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, और जो जो चीज़ें हम हाईलाइट कराते हैं, जो बातें आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं, उसे आप पेन से राउंड लगा दीजिए या फिर हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है। इसके कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चार्ज इतना सा है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दिया कीजिए। ठीक है। चलिए आज के टॉपिक पे आइए। चलिए आज का टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो आप देखिएगा लूसेंट का जो 41 नंबर जो टॉपिक है उसमें आपका बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य, यानी बंगाल पे अंग्रेजों का किस प्रकार से शासन शुरू हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो आइए साथियों, अब देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले पॉइंट को। पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और पहला पॉइंट कह रहा है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। देखिए, मुगलों के समय, किसके समय भाई, मुगल के समय सर्वाधिक संपन्न जो राज्य था वो बंगाल था। और जो बंगाल जब सर्वाधिक संपन्न था, या कोई भी क्षेत्र जब संपन्न होता है तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। ठीक है। तो मुगल के समय में सर्वाधिक संपन्न जो राज्य था या प्रांत था वो था आपका कौन सा, बंगाल था। अगला पॉइंट कर रहा है कि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था बंगाल का ही, यानी स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में पहला जो नाम निकल का था वो मुर्शिद कुली खां का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। उसके बाद कर रहा है कि परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था, क्यों, ये भी बातें समझ में आना चाहिए, है ना। मुगल काल में आपको ध्यान रखना है कि आपको बताएं किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी का यहाँ पे आगमन हुआ है। तो बात है 1700 ईस्वी की। कब की बात है, 1700 ईस्वी की। और 1700 ईस्वी के समय मुगल वंश में जो शासक था वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। कौन था भाई, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को, ध्यान रखना है, मुर्शिद कुली खां को, किसे, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है, दीवान। ध्यान रखना है 1700 ईस्वी में। कब की बात है, 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब आगे आना है कि 1717 की बात है। कब की बात है, 1717 की बात है, जब 1717 में मुगल काल में फर्रुख सियर का शासन था। किसका था, फर्रुख सियर का शासक था। फर्रुख सियर ने क्या किया भाई, याद रखना है कि फर्रुख सियर ने मुर्शिद कुली खां को, किसे, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बना दिया, क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुर्शिद कुली खां पे मुगलों का, यानी मुर्शिद कुली खां को बंगाल पे शासन करने के लिए एक मुगलों का एक सहारा मिला था। ठीक है। इसलिए ये परोपर, यानी हमेशा बंगाल के शासक होते हुए भी मुगलों को क्या करता था, ये राजस्व भेजा करता था। ध्यान रखना है, किसने किसे दीवान बनाया, तो औरंगजेब ने। इसे किसने सूबेदार बनाया, तो फर्रुख सियर ने। ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन फर्रुख सियर के शासन काल में ही बंगाल का जो शासक था मुर्शिद कुली खां, उसने क्या किया कि देखा कि मुगल सत्ता अब कमजोर पड़ रहा है, मुगल सत्ता क्या पड़ कमजोर पड़ रहा है, और इसी का फायदा उठाते हुए इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी की नदी के तट पर है, यहाँ पे स्थानांतरण कर दिया। तो इस पॉइंट से आपको क्या याद रखना है कि किस बंगाल के किस नवाब के द्वारा, ध्यान रखना है, बंगाल के किस नवाब के द्वारा उसकी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर चली आई, तो ये था मुर्शिद कुली खां। कौन था, मुर्शिद कुली खां। ध्यान रखना है। आगे अगला कह रहा है कि इजारेदारी प्रथा
प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण जो खेती के अग्रणी कर्ज था तथा इसके उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। देखिए समझिए यहाँ से, मुर्शिद कुली खान ने तो अपनी राजधानी कहाँ से, ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, ठीक है, जो भागीरथी नदी के तट पे। उसके बाद इसने इजारेदारी पर था, उससे पहले भी इसने जो भी भूमि थी उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि का मतलब यह है कि वो पूरी तरह से नवाब के अधीन था, ठीक है। उसने इजारेदारी प्रथा शुरू किया। इजारेदारी प्रथा का मतलब ठेके पर कृषि को देना, ठीक है। इजारेदारी प्रथा का मतलब क्या है, ठेके पे कृषि को देना। इसने तकावी ऋण शुरू किया, यानी वैसे गरीब किसान जो ऋण लेने के लिए सक्षम नहीं होते थे उन्हें भी एक अलग प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था शुरू की। तो ये तीन बातें ध्यान रखना है, खालसा भूमि को भी इसने बदला, उसके बाद इजारेदारी प्रथा यानी ठेके पर कृषि देने की बात किया, उसके बाद इसने तकावी ऋण। तो क्वेश्चन सीधा सा आएगा, इजारेदारी प्रथा बंगाल के किस नवाब के द्वारा इजारेदारी प्रथा या तकावी ऋण की शुरुआत की गई थी, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अब इसका उत्तराधिकारी जो होता है वो सुजाउद्दीन होता है। कौन होता है, सुजाउद्दीन। आइए आगे चलते हैं अगले स्लाइड, ये अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध, सरफराज गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का सर सूबेदार अलवर्दी खां, क्या नाम है, बिहार का सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, क्या पूछे जाएंगे, गिरिया का युद्ध कब हुआ, तो 1740 में। ध्यान रखना है 1740 में किसके किसके बीच हुआ, तो सरफराज और अलवर्दी खां के बीच में, जो बिहार का सूबेदार था। क्या था, बिहार का सूबेदार था। ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गिरिया का युद्ध कब हुआ, आंसर कीजिएगा 1740। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बिहार का सूबेदार अलवर्दी खां और सरफराज के बीच। किसके बीच हुआ, सरफराज के बीच, ठीक है। इसने अपने शासन काल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे पढ़ा है क्या कि मुर्शिद कुली खां जो स्वतंत्र राज्य के रूप में तो बंगाल को स्थापित किया, लेकिन ये प्रॉपर यानी समय समय पे मुगलों को अपना राजस्व दिया करता था। लेकिन ध्यान ये रखना यहाँ से कि मुगलों को राजस्व देने का काम तो किया मुर्शिद कुली खां, लेकिन जब ये अलवर्दी खां, क्या नाम है, अलवर्दी खां जब शासक बनता है तो अलवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देने से साफ मना कर दिया। ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस बंगाल के नवाब के द्वारा पहली बार मुगलों को राजस्व देने से मना कर दिया गया था, तो अलवर्दी खां के द्वारा। अलवर्दी खां किसे मारकर अपना सत्ता हासिल करता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो ये सरफराज खां, सरफराज को। कौन सा युद्ध में, गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध कब हुआ है, 1740 में। ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई कि बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल को कहा गया है, अलवर्दी खां को। कारण क्या है कि अलवर्दी खां के समय में बंगाल इतना समृद्ध हो गया था, इतना संपन्न हो गया था कि बहुत ज्यादा डेवलप कर गया था ये, तो इसीलिए इसे भारत का स्वर्ग कहा गया था। और ये शासनकाल किसका था, अलवर्दी खां का। याद रखना, ये वही अलवर्दी खां है जिसने अंग्रेजों की तुलना, किसका, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किस बंगाल के नवाब के द्वारा कहा गया था, तो ध्यान रखना ये कहा गया था किसके द्वारा, अलवर्दी खां के द्वारा। तो ये भारत का स्वर्ग कहा गया। अब इसका इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो सिराजुद्दौला बनता है। कौन बनता है, सिराजुद्दौला। ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो शासन किए, शासक पढ़े हैं, वो बंगाल में सबसे पहला मुर्शिद कुली खां था। उसके बाद कौन आया, मुर्शिद कुली खां के बाद बताओ भाई, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन आया, इसका जो आपका दामाद था। उसके बाद सरफराज, और ये आपका है अलवर्दी खां। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऑफलाइन संस्था भी चल रही है, ऑफलाइन संस्था पे आने के लिए सारा एड्रेस हमारे यूट्यूब पे दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला पॉइंट कह रहा है 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी होती है, ब्लैक होल ट्रेजरी, यानी काल कोठरी की घटना होती है। ठीक है, क्या है काल कोठरी, बस एक छोटी सी घटना थी कि एक छोटी सी कोठरी में कुछ अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। सुबह जब वो खोला गया तो कुछ ही लोग उसमें से बचे थे। कुछ डेटा दिया गया यहाँ पे, तो बस याद ये रखना, यहाँ से आपको ये डेटा याद रखना है कि 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजरी किसके समय में और कब होती है और कहाँ होती है, ये तीन बातें आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैक होल की घटना कब होती है, तो 20 जून को। कितने तारीख को, 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है। कहाँ पे होती है, तो ये आपका बंगाल में होता है। किसके शासनकाल में होता है, तो ये होता है किसके शासनकाल में, सिराजुद्दौला के, यानी वहां का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, की घटना होती। आगे चलते हैं।
इस घटना की रचना हॉलवेल के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा एग्जाम के लिए कि इस घटना की रचना किसने किया था, तो हॉलवेल के द्वारा। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला जो था वो 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा रहे थे। सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा कमरा था, इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। शाम का बंद कर दिया गया, सुबह जब खोला गया तो इस 146 में से मात्र 23 व्यक्ति बचे और उसी 23 में से एक का नाम था हॉलवेल। क्या नाम था, हॉलवेल। और इसी ने इस बात का घटना का चर्चा किया है। तो ध्यान रखना यहाँ से कि ब्लैक होल त्रासदी कब होता है, 20 जून 1756 को होता है। किसके समय में, सिराजुद्दौला के समय में। कितने व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था, 146 को, बचा कितना था, 23। और इसी 23 में से एक का क्या नाम था, हॉलवेल। इसी ने इस घटना की रचना की है यानी चर्चा की है। आइए अगले पॉइंट पे। अगला है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। आप देखिए यहाँ पे 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है और एक साल बाद यानी 1756 में वो घटना ब्लैक होल की और 1757 में प्लासी युद्ध की घटना है और वो 20 जून को है और ये 23 जून को है। ध्यान रखना को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। प्लासी की मैदान कहाँ पे है, बंगाल में। प्लासी की युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, भागीरथी। ये भी आपको ध्यान रखना कि प्लासी का युद्ध जो है वो कौन सा नदी के किनारे हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ। और ये याद रखना है डेट, 23 जून 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757, रट जाइए ये डेट। उसके बाद कह रहा है आगे कि अंग्रेजों का सेनापति इसमें था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे, जबकि बंगाल के तरफ से सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर, यानी नवाब यानी सिराजुद्दौला का उस युद्ध में सेनापति कौन है, मीर जाफर है। इसी के धोखाधड़ी के कारण ये युद्ध हार जाता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बस सिंपल सी बात है, समझिए यहाँ से कि 23 जून को, कितने तारीख को, 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा जाता है प्लासी का। कौन सा, प्लासी का। प्लासी का युद्ध में सेनापति कौन था नवाब का, तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। जबकि अंग्रेज तरफ से सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही मीर जाफर जाकर मिल जाता है किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, और युद्ध को एक दिन आगे शिफ्ट करने का सलाह देता है किसे, सिराजुद्दौला को। जिसके कारण ये युद्ध में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है और सेनापति ही जब आपका मिला हुआ है दुश्मन से तो युद्ध तो हारना स्वाभाविक है, ठीक है। जिसके कारण ये युद्ध हार जाता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, यानी जब युद्ध हार गया तब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। यानी अब बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। नोट, अगला पॉइंट क्या करा कि प्लासी की लड़ाई में मोहन लाल और मीर मदन्ना के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना ने नवाब को वफादार रहा था। यानी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध में नवाब जो था सिराजुद्दौला, उनके कौन से लोग जो थे वो वफादार सेना थे। तो एक था आपका मोहनलाल और एक था आपका मीर मदन्ना, याद रखना है। मीर मदन्ना लड़ते हुए मारा गया प्लासिक भागीरथी नदी किनारे। तो याद रखना मीर मदन्ना लड़ते हुए मारा गया और प्लासिक की जो युद्ध हुआ है वो भागीरथी नदी किनारे हुआ। तो यहाँ से याद क्या रखना है, 23 जून। कौन सा, 23 जून 1757। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा, प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और नवाब के बीच। अंग्रेज और नवाब के बीच। अंग्रेज की तरफ से कौन है, क्लाइव है। कौन है, क्लाइव है। नवाब की तरफ से कौन है, सिराजुद्दौला है। और सिराजुद्दौला का सेनापति का क्या नाम है, मीर जाफर। क्या नाम है, मीर जाफर नाम है। क्या नाम है भाई, मीर जाफर नाम है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, अंग्रेजों की युद्ध होती है। इस युद्ध में सेनापति, ये छोटी सी सेना कौन लड़ रही थी, तो एक था आपका मोहनलाल और एक था आपका मीर मदन्ना। कौन सा नदी किनारे, भागीरथी नदी किनारे, ठीक है। चलते हैं आगे अगले स्लाइड पे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है, क्लाइव के हाथों का कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला आया। आगे समझिए इस बात को, क्या क्या यहाँ पे देखिए। क्लाइव, क्या नाम है, क्लाइव। ये वही क्लाइव है जिसने आपका प्लासी का युद्ध लड़ा सिराजुद्दौला के साथ और इसके साथ आकर मिल गया था कौन, जाफर, मीर जाफर। मीर जाफर जो आकर मिल गया किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, ये सॉरी क्लाइव के साथ, क्योंकि ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसी के मिलने के कारण ये हार हो जाती है प्लासी के युद्ध में। अब क्लाइव ने क्या किया कि जो अपने नवाब का नहीं हो सकता है वो मेरा कैसे हो जाएगा। इसने इसके कारण
जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया जाता है। किसे बनाया जाता है? मीर कासिम को। ठीक है। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर चलाया मुंगेर, जिसे मुगदलपुर भी कहा गया। अब ध्यान रखना है, बंगाल का जो राजधानी है, पहला राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। उसके बाद चलाया मुर्शिदाबाद। कहाँ चलाया? मुर्शिदाबाद। उसके बाद कहाँ चलाया? मुंगेर। कहाँ पे चलाया? मुंगेर। तो ये बंगाल की राजधानियों का क्रम ही याद रखना है। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? तो मीर कासिम। याद रखना है, ये आपका मुर्शिद खान कुली खान ने लाया था। किसने लाया था? और ये आपका किसने लाया? तो ये लाया मीर कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? कासिम के द्वारा। तो ये बंगाल की राजधानी का क्रम ही याद रखना है, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद, ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? तो कासिम ने लाया। ठीक है। आगे अगले पॉइंट पर नोट, बंगाल की राजधानी, यही आपको जो बातें आपको बता रहे थे वही राजधानी का क्रम दिया, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? तो मीर कासिम। आगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कितने तारीख को होता है भाई? तो ये जो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, वो 22 जून को होता है। कितने तारीख को? तो ध्यान रखना, छोटा वाला डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये 22 जून को। कितने तारीख को? 22 जून। 22 जून 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। उसमें अंग्रेज और मीर कासिम और अवध के नवाब ये सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे क्या क्या बात है आपको समझना है। एक तो आपका था प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। ये था आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है। इस समय बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और इसका सेनापति का नाम है मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। और ये युद्ध जो है, एक तरफ तो बंगाल का नवाब था और उसके खिलाफ कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव इसके बीच होता है। अब देखिए 1757 के युद्ध के समय आपको आप बताए थे मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। क्या नाम था? आलमगीर द्वितीय। याद रखना है। उसी प्रकार से अब आगे आते हैं, अगला जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर को, ये 22 जून को, 22 जून, अक्टूबर नहीं, 22 जून 1764 ईस्वी को लड़ा जाता है। और इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। क्या नाम है? बक्सर का युद्ध। क्या नाम है? बक्सर का युद्ध। अब इस बक्सर के युद्ध में कौन कौन था भाई? तो ध्यान रखना, एक तरफ तो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से जो सैन्य नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो के था। किसके था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो। और ये अंग्रेज वर्सेस हुआ था, तीन सेना एक तरफ से लड़ी थी। एक तो आपका बंगाल का नवाब, का नवाब। दूसरा था आपका अवध का नवाब। और तीसरा था मुगल सेना। कौन था? मुगल सेना। तो बंगाल के नवाब की तरफ से ध्यान रखना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, समझिएगा। बंगाल के तरफ से मीर कासिम था। कौन था? कासिम था। अवध के तरफ से सुजाऊ दौला था। क्या नाम था? सुजाऊ दौला। और मुगल के तरफ से था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। तो ध्यान रखना, ये तीनों सेना एक तरफ से लड़ रही थी और बंगाल और आपका अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो का नेतृत्व था। ठीक है। और ये बंगाल के और ये आपका बक्सर का युद्ध जो है वो 22 जून 1764 ईस्वी को लड़ा गया। किसके किसके बीच? अंग्रेज और भारतीय सेनाओं में। तो भारतीय सेना में कौन था? बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था और मुगल शासक थे। ठीक है। बंगाल की तरफ से मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। अवध की तरफ से कौन है? तो अवध की तरफ से सुजाउद्दौला है। ध्यान रखना, अवध की तरफ से कौन है? सुजाउद्दौला है। कौन है भाई? सुजाउद्दौला। और मुगल की तरफ से कौन है? शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? ध्यान रखना कि इस युद्ध में बंगाल का पूर्व नवाब लड़ रहा है मीर कासिम, लेकिन उस समय बंगाल का नवाब है मीर जाफर। जाफर। ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि मीर कासिम का जो सेनापति था उसका नाम था गुर्गी खां। क्या नाम था? गुर्गी खां। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध के बारे में हमने आपको सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि बंगाल के जो नवाब है उनका क्रम क्या है और कौन कौन से बंगाल के नवाब थे, ये आपको देखना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बातें आपको पढ़ा है वो बातें आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाकर देखना है। ठीक है।
लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया गया। याद रखना जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको लूसेंट को हाईलाइट करते चलना है। और देखिए हिस्ट्री है तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बातें थोड़ा समझना है और याद करने का प्रयास करना है, अपने आप को समझाने का प्रयास करना है कि इसे इस प्रकार से है होता है, ये ऐसे घटना घटा है। ठीक है, जब आप रटिएगा तो भूल जाइएगा, अपने आप को समझाइए। ठीक है, आइए अब देखते हैं बंगाल के नवाब। तो बंगाल का जो पहला नवाब है वो है आपका मुर्शिद कुली खां। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का कालखंड जो रहता है वो 1713 से लेकर 1727 तक है। उसके बाद है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो है वो 1727 से लेकर 1739 तक है। 1727 से लेकर 1739 तक है। सरफराज अगला जो आता है, सरफराज 1739 से लेकर 1740 तक रहता है। ये वही सरफराज है जो 1740 में गिरिया का युद्ध, कौन सा? गिरिया का युद्ध में मारा जाता है। किसके द्वारा? अलवर्दी खां के द्वारा। उसके बाद है अलवर्दी खां 1740 से 1756। इसी अलवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया? बंगाल का स्वर्ग। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, ये क्या है भाई? तो इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। उसके बाद मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक, 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद फिर से बनता है कौन? मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक। अगला जो शासक है उसका नाम है मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक। और देखिए इसी के बीच आएगा 1764 की घटना। और 1764 का घटना कौन सा है? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, ध्यान रखना। उसके बाद है निजामुद्दौला, ये 1765 से 1766 तक रहता है। उसके बाद है सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक रहता है। उसके बाद है आपका मुबारकुद्दौला। क्या नाम है? मुबारकुद्दौला। और ये 1770 से लेकर 1775 तक रहता है। तो ये बंगाल के नवाब है। इसमें से सारे नवाब को आपको ना तो डेट याद रखना है और ना ही उनका नाम याद रखना है। कुछ का नाम याद रखना है, मुर्शिद कुली खां का नाम याद रखना है, सुजाउद्दीन का नाम याद रखना है, सरफराज को याद रखना है, अलवर्दी खां को, सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को, मीर कासिम को, मीर जाफर को, बस इतना ही। और इनकी इंपॉर्टेंट याद रखना है। मुर्शिद कुली खां के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं भाई? तो मुर्शिद कुली खां के बारे में आपको बताएं कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। कौन? मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, इसने इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण दिया। उसके बाद सुजाउद्दीन इसका जो शासक बना, अगला शासक था। उसके बाद सरफराज गिरिया का युद्ध में मारा गया। अलवर्दी खां जिसने मुगलों को पेंशन यानी पैसा देना, कर देना बंद किया। और बंगाल को स्वर्ग कहा गया इसी के समय में। ठीक है, मधुमक्खियों से अंग्रेजों का तुलना भी किसने किया? तो ये किया था अलवर्दी खां ने। सिराजुद्दौला के समय में आपका प्लासी का युद्ध होता है, वो आपका 23 जून 1757 को। और ब्लैक होल की भी घटना इसी के समय होता है 20 जून 1756 को। उसके बाद मीर जाफर अगला नवाब बनता है। उसके बाद मीर कासिम बनता है और फिर से मीर जाफर बनता है। और अगले बार जब मीर जाफर बनता है तो इसी के समय में आपका बक्सर का युद्ध होता है। तो ये आपका है बंगाल के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लूसेंट में, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, और आगे जो इसके आगे अगले टॉपिक है वो आपका मैसूर युद्ध है। ठीक है, तो मैसूर युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपने लूसेंट को पलटिए और ये वीडियो से आप अपने लूसेंट को हल करना शुरू कीजिए। यानी जो भी आपको दिक्कतें आती है, जो भी उसमें नहीं समझ में आता है, वो आप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। और आप लूसेंट्स के सहारे, हमारे लूसेंट को पढ़ाने के सहारे आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।